नमस्कार। खबर साक्षी न्यूज़ नाटक पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद का अधिवेशन आज भारत मंडपम में शुरू हुआ। इस अधिवेशन में पार्टी के लगभग 11,000 प्रतिनिधि देश भर से आए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में, केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में, विभिन्न राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में इस भव्य समारोह का शुभारंभ हुआ। और हम आपको बता दें कि ये जो बैठक है, अधिवेशन है, इस महीने में महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव के लिए क्या रूपरेखा होगी, बीजेपी चुनाव में किन मुद्दों पर लेकर जाएगी और किसका क्या दायित्व होगा चुनाव में, ये सब कुछ इस बैठक में तय किया जाना है। और इस बैठक में भी अपने भाषण में नड्डा ने जहां उन कामों के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया जिनको पूरा होने का देश दशकों से इंतजार कर रहा था, वर्षों से इंतजार कर रहा था, तो जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा जो सभागार है वो गुंजा दिया। आइए आपको दिखाते हैं जेपी नड्डा ने अपने भाषण में क्या बड़ी बातें कही। ये हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम इस महाअधिवेशन के चश्मदीद गवाह बन रहे हैं। यह हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज एक ऐसे माहौल में हम एकत्र आए हैं जहां हमें पीछे भी जीत दिखी है और आगे भी जीत आएगी। इस माहौल में हम आकर के एकत्र आए हैं। आज हम सबके बीच में हमारे नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश को, पार्टी को, समाज को, सभी को नेतृत्व प्रदान करके राजनीति में एक नया आयाम स्थापित किया है। सबसे पहले मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं बारंबार बोलता हूं, आप सब लोग भी राजनीति में विभिन्न जिम्मेवारियों पर काम करते रहे हैं और आज भी आप कर रहे हैं। एक जिम्मेवारी अपने आप में ही कितना अधिक होती है और उसको सही तरीके से निभाना कितना कठिन होता है, लेकिन देश के प्रधान सेवक, प्रधान प्रशासक, जिनको देश के प्रशासन के कामों में व्यस्तता पूर्णतः रहती है, हर तरीके से रहती है, उसके बावजूद भी पार्टी उनकी प्राथमिकता है और पार्टी के लिए वो हमेशा खड़े रहे। यह हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जिनकी प्रायोरिटी में पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे आगे पार्टी चलेगी, किस तरीके से हम कैसे पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सेकंड हर पल इस बात की चिंता करने का काम मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को देखा है। और ऐसे प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में हैं जिनका हमको मार्गदर्शन मिलेगा। मैं पुनः उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं इस महाअधिवेशन में आप सब लोगों का भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आपका अभिनंदन इसलिए भी करता हूं, मैं आपका लोगों का अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि आप लोगों को कई बार मुझ पर गुस्सा भी आता होगा, कई बार मेरे टेलीफोन आपको तंग भी करते होंगे, कई बार मेरे वीडियो कॉन्फ्रेंसेस आपको नए काम के लिए प्रेरित करने का भी काम करते हो, लेकिन आप सब लोगों ने जमीनी स्तर पर जिस तरीके से संगठन को खड़ा करने का काम किया है, मैं फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।
मित्रों 7 दशक के भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में हमने हर कालखंड को देखा है। हमने संघर्ष का काल देखा, हमने जब हमारी उपेक्षा की जा रही थी वो काल भी देखा, हमने वो काल भी देखा जब हम जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ते थे, हमने इमरजेंसी भी देखी, संघर्ष भी देखा, हमने चुनाव में जीतने की प्रक्रिया, हारने और जीतने की प्रक्रिया भी देखी। लेकिन हम सबको बहुत ही खुशी है कि पिछला दशक जो गुजरा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उपलब्धियों से भरा हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का विषय है और बहुत ही खुशी के साथ मैं आप सबके साथ शेयर करता हूं। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण पार्टी की साख, पार्टी को लोगों ने आत्मसात और लोगों ने जिस तरीके से स्वीकारा है वह भी हम सबके सामने है। 2009 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जहां देश का 18.8% का समर्थन मिला था, वहीं 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 31.3% पर पहुंच करके खड़ी है। और 2019 में हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, जहां 282 से 303 सीटें आई, वहीं हम 31% से बढ़कर 37% हमारा वोट शेयर बढ़ा। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारी जीत की श्रृंखला लगी और हमने जीतने की जो पारी थी उसको खेलना शुरू किया। हमें याद है कि 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में बनी और उसके बाद 5 साल बाद फिर से अगर कोई दोबारा सरकार पूर्ण बहुमत की बनी तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बनी। वो भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, आज हमें इस बात का भी फक्र है और हम गौरव महसूस करते हैं कि आज कभी हमारे 4 पीढ़ी जिन्होंने खपा दिया, वो इस दृश्य को देखने के लिए एक सपना होगा उनके लिए। आज हमारा अधिवेशन नहीं, महाधिवेशन हो जाता है। राष्ट्रीय परिषद नहीं, वो महाधिवेशन हो जाती है। और हमारा सम्मेलन नहीं, हमारा सम्मेलन सभा में, जनसभा में बदल जाती है। यह हमारी परिस्थिति आज आकर के खड़ी है और हम आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के खड़े हुए हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में खड़े हुए। 2014 से पहले हमारे सिर्फ 5 सरकारें थी, जहां 5 प्रदेशों में सरकारें थी और लंबे समय तक हम 5-6 पर रुके हुए थे। लेकिन 2014 के बाद आपको जानकर के खुशी होगी कि आज एनडीए की 17 प्रदेशों में सरकारें हैं और 12 प्रदेशों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम उस समय 2014 से पहले लगभग 17.5 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते थे। आज हम 58% की जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हुआ है। आज अगर हम देखें तो अभी 2019 से मैं जीत की श्रृंखला आपके सामने रख रहा हूं। 2019 में और 19 के बाद जो हमारे 26 प्रदेशों में चुनाव हुए, उस 26 में से 16 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विशुद्ध सरकार बनाई है। 16 चुनाव हम जीते, 16 चुनाव हम जीते। और अगर हम बाई इलेक्शन की बात करें तो विधानसभा में लगभग 100 इलेक्शन, 100, एक सेंचुरी बाई इलेक्शन हमने इन पिछले 5 वर्षों में जीता है। और उसी तरीके से 8 लोकसभा के चुनाव हुए हैं बाई इलेक्शन, उस 8 में भी 6 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। यह हमारा रिकॉर्ड है।
हमारे जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस होते हैं उसमें हमने 9,836 सीट्स हमने जीती हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि 186 स्थानों पर हमने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अपने आप की जीत हासिल कराई है और अपने मेयर बनाए हैं। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम असेंबली इलेक्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हम जहां 2017 में पूर्ण बहुमत में आए, वहीं हम 34 साल बाद फिर से दोबारा अगर कोई सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उत्तर प्रदेश में हम दूसरी बार। मैं जब जीत की बात करता हूं तो आपको लगेगा कि जीत की बात कर रहे हैं, मैं इसमें वेस्ट बंगाल भी जोड़ना चाहता हूं। मित्रों, हमारी वोट परसेंटेज वेस्ट बंगाल में 10% थी। हमारी सीट की संख्या 3 थी विधानसभा में। आज हमारी संख्या 77 चुनाव जीत करके आए और हमारी वोट शेयर 38.5% हुआ है। वह दिन दूर नहीं है। अगली बारी के लिए तैयार हो जाइए, वह बारी हमारी है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। गुजरात में हम 1997 से 1997 से लगातार सरकार बना रहे हैं। यह छोटी जीत नहीं है। लगातार इतने सालों से सरकार बनाना, सरकार में रहना, और वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं प्रो इनकम्बेंसी होती है। प्रो इनकम्बेंसी का वोट पड़ता है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज हरियाणा में 2014 के बाद हमने पहली बार सरकार बनाई। मुझे याद है जब मैं हरियाणा के चुनाव के प्रचार में जाता था, हम बोलते थे सरकार बनाएंगे, तो 2014 के पहले लोग हमारा उपहास करते थे। कहते थे तो साहब आप पूरी सरकार बनाएंगे। सोचते थे कि संभव नहीं है। लेकिन 2014 के बाद हमारी सरकार बनी और फिर से 2019 में दोबारा हमारी सरकार बनी। यह हरियाणा में हुआ है। असम में हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि हमारी सरकार बनेगी। कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। पूर्व का इलाका सोचते थे यहां 20 सीटें आ जाएंगी। मैं चुनाव, मुझे याद है 2014 का भी चुनाव, 2012 का भी चुनाव याद है, 2011 में भी हमको याद है असम में हमारी क्या स्थिति थी। लेकिन 2014 के बाद असम में चुनाव हुआ और हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और दोबारा सरकार बनाई, रिपीट की है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। बिहार में हमने एनडीए में सबसे ज्यादा सीट जीत करके आए और हमारी अभी सरकार वहां है। उत्तराखंड की चर्चा करना चाहूंगा। पहाड़ी प्रदेश में बोलते थे अदला बदली, एक बार तुम्हारी एक बार हमारी। लेकिन उत्तराखंड में भी हम सरकार में आए और दोबारा सरकार में आए, डबल समय पहुंचे। वो भी हमारी स्थिति रही। मणिपुर हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमारी सरकार बनेगी। हमने वहां सरकार भी बनाई और फुल मेजॉरिटी से दोबारा सरकार बनाई है। यह भी हमको समझ में आना चाहिए। और इसीलिए कांग्रेस के पेट में पीड़ा होना स्वाभाविक है। जिन्होंने लंबे समय तक यहां पर राज किया था, आज वो वहां पर कमल खिल रहा है। अगर मैं मेघालय त्रिपुरा की बात करूं तो कभी सोचा नहीं था कि त्रिपुरा में सरकार आएगी। लेकिन त्रिपुरा में सरकार आई और वो जो पलटने की बारी थी वो पलट दी उन्होंने। और पलटने के बाद कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों मिलकर के हमारे खिलाफ लड़े, तब भी त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और वहां हमको सरकार बनी। मेघालय में हमने सरकार बनाई एनडीए की। नागालैंड में हमने फिर से हम आए, वहां हमने अपनी सरकार बनाई। तो इसलिए सरकारों का सिलसिला हमारा चलता रहा। लेकिन सबसे आनंद आप सबको तब आया होगा जब अभी 3 प्रदेशों के चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और यहां भी भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान ने। यह सब संभव हुआ है। यह सब संभव हुआ है क्योंकि लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया है। यह सब संभव हुआ है क्योंकि लोगों ने मोदी जी की
गारंटी पक्की होने की गारंटी माना है, इसलिए संभव हुआ है। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रमों को और कार्यक्रम के साथ साथ उनके किए गए कार्यों को मुहर लगाई है, वो भी हम सब लोगों ने देखा है। मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिए, वो सारे संकल्प पूरा करने का काम वो पूरी बखूबी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और उसी कारण से गांव को मजबूती आई, गरीबों को ताकत मिली, दलितों को सम्मान मिला, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, किसानों को मुख्य धारा में शामिल किया और शोषित वंचितों को विश्वास पैदा हुआ कि अब वो शान से जी सकते हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई और इसलिए इन 3 चुनावों में भी हमको जीत हासिल हुई। जब मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूं, आप सब भी यहां बैठे हैं, आप सब हमसे पूछा करते थे छत्तीसगढ़ तो छोड़ दो, बाकी बताओ राजस्थान का क्या होगा और मध्य प्रदेश का क्या होगा? क्या यही भाषा नहीं थी क्या? ऐसे ही नहीं बोलते थे? वो तो गई, अब तो मध्य प्रदेश सोचो, अब तो राजस्थान सोचो। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जो जीत हुई है, हमने वहां पहले 3 सरकारें बनाई हैं, 3 सरकारें चलाई हैं, लेकिन 3 सरकारों में भी जो जीत हमको मिली, उससे कहीं ज्यादा जीत इस बार हमको मिली है। 90 में से 54 सीटें पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है, 54 सीट्स आउट ऑफ 90। और हमारा वोट प्रतिशत वो 33% से बढ़कर 46% हो गया, 13% हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। यह छत्तीसगढ़ की कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं और मैं चाहूंगा हमारे सभी लोग जो राजनीतिक दृष्टि से जानना चाहते हैं, वो इसको स्टडी करें। किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जो रणनीति बनाई है, अमित शाह जी ने जो रणनीति बनाई और जो हमारे सभी लोगों ने उसको क्रियान्वित किया, उसके कारण आज छत्तीसगढ़ जहां हार की बात करते थे, वहां जीत में, और वह भी अकल्पनीय जीत तक हम पहुंच पाए, वो भी हमने देखा है। मध्य प्रदेश में लोगों ने साफ कह दिया था, एमपी के मन में मोदी है, मोदी के मन में एमपी है। ये छू गया था, ये लोगों को रास आया, लोगों ने विश्वास किया कि मोदी के मन में एमपी है और एमपी के मन में मोदी है। लोगों ने इस पर जुड़ाव दिया और वहां भी हम रिकॉर्ड मार्जिन से 2/3 मेजॉरिटी से 230 में से हम 163 सीटें जीत करके आए और वहां भी हम लोगों ने शानदार जीत हासिल की है। और हमारा वोट शेयर 41% से बढ़कर के 48% हो गया। राजस्थान में हमें कहते थे 50-50 आएगा नहीं आएगा, 50-50, वहां भी हमने सरकार बनाई और वहां भी हमने 3% की वोट वृद्धि की और वहां भी हमारी सरकार बनी है। लोग तेलंगाना के बारे में चर्चा करते हैं, मैं अपने साथियों से बोलना चाहता हूं, कई बार हार में भी जीत होती है और हमने ये जीत हासिल की है। तेलंगाना की अगर मैं बात करूं, एक विधानसभा विधायक था हमारा और हमारा वोट शेयर वहां पर 7.1% था। आज हमारा वोट शेयर 14% हो गया, डबल हो गया। 8 विधायक हमारे चुन करके आए हैं। अगली बार हम किसी तरीके से छोड़ने वाले नहीं हैं, वहां भी हमारी सरकार बनेगी, इस तैयारी से हम लगे हैं। मित्रों, ये सब काम जो इतनी बड़ी जीत हासिल हुई, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर जनता ने विश्वास किया और आप सभी कार्यकर्ताओं ने धरती पर जो अथक मेहनत की और उसको वोट में ट्रांसफर करने में जो आप लोगों ने काम किया, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और आप सब लोगों को भी साधुवाद जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया है। पार्टी ने एक लंबी वैचारिक यात्रा भी पूरी की है और जब मैं वैचारिक यात्रा की बात बोलता हूं तो अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसने जो सन 51 में कहा वो 2023 और 24 में भी उसी बात पर अड़ी रही। कोई पार्टी नहीं है जिसका वैचारिक अधिष्ठान टिका हुआ रहा हो, कोई राजनीतिक दल नहीं है। अगर वो दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। हम लोग जिनकी यात्रा एकात्म मानववाद से,
सरलीकरण करते हुए और उसको कार्य रूप देते हुए अंत्योदय तक पहुंची, और अंत्योदय को कार्य रूप देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसी को आगे बढ़ाया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को आगे बढ़ाने का काम किया। और इसी को फिर से जब लोग भारत की जनता को छोटे छोटे जातियों में बांटने के प्रयास में लगे हैं, जब वो वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए लगे हैं, जब वो सरकार में सबका भागीदारी लेकर के बनने का प्रयास करते हैं और उसके बाद वो सरकार किसी जाति विशेष की हो जाती है, और उसके बाद वो सरकार किसी विशेष वर्ग की हो जाती है, इसको अगर किसी ने इस संस्कृति को बदला और इसको चैलेंज किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और आज ज्ञान के माध्यम से जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति। अगर गरीब की चिंता हो गई, अगर युवा की चिंता हो गई, अगर अन्नदाता की चिंता हो गई, अगर महिलाओं की नारी शक्ति की चिंता हो गई, तो देश की और समाज की चिंता हो जाती है। इस बात को आगे रखा है। और इसीलिए जब हम इस बात को कहते हैं तो हम आपके सामने गौरव के साथ कह सकते हैं, आज ये नारे नहीं हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ की जनता को अन्न की व्यवस्था करना, और उसके कारण 25 करोड़ की जनसंख्या गरीबी की रेखा से ऊपर उठ जाती है और नए अरमान और नए पंख के साथ आसमान की तरफ बढ़ती है, तो यह भी हम सबको देखने वाली बात है। और जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 करोड़ 10 लाख मकान बन गए, पक्के घर, जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था वो घर बन करके तैयार हो गए। और आगे भी हम लोगों ने बड़ा लक्ष्य लेकर के प्रधानमंत्री जी चले हैं, ताकि कोई भी गरीब कच्चे मकान में ना रहे, उसको पक्की छत मिल सके, इसकी व्यवस्था की गई। आयुष्मान भारत योजना, इससे मुझे भी जुड़ने का मौका मिला। 9 महीने के अंदर इतनी बड़ी योजना, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का सालाना गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए उसकी व्यवस्था करना, यह काम किसी ने किया है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया आयुष्मान भारत के तहत। और आपको जानकर यह भी खुशी होगी, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज का प्रोग्राम है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। स्वच्छ भारत में 11 करोड़ से ज्यादा इज्जत घर बने। बहुत से लोग हमारे उत्तर प्रदेश से आए हैं, बिहार से आए हैं, बहुत से लोग पूर्व से आए हैं। उन्होंने देखा है अपने जीवन में, हमारी बहनें, हमारी माताएं पानी का लोटा लेकर के सड़कों पर किस तरीके से वो अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए उनको किस तरीके का अमानवीय स्थिति देखनी पड़ती थी। आज 11-12 करोड़ लोगों को इज्जत घर देकर प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं का सशक्तिकरण भी किया और महिलाओं को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार दिया। यह भी हम सबको मालूम है। उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, मैं थोड़ा समय लेना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मैं गांव से, पहाड़ से आता हूं। मैं बार बार सुनाता हूं, हमारी बहनें सवेरे 5 बजे उठती थी, जंगलों में जाती थी, लकड़ियां काटती थी, लकड़ियां काट करके बोझा उठा करके घर पर लाती थी और फिर वो उसको चूल्हे को जलाती थी। फूकनी से लेकर के वो फूक फूक करके चूल्हा जलाती थी। 200 का सिगरेट का धुआं अपने छातियों पर लेती थी। यह समय भी हमने देखा है। लेकिन आज उज्ज्वला योजना में 11 करोड़ से ज्यादा बहनों को जिस तरीके से आज गैस का कनेक्शन मिला है, उनको जो सशक्तिकरण हुआ है, वह हम सब लोगों को एक तरीके से पूरी ताकत के साथ महिला सशक्तिकरण हुआ है। सौभाग्य योजना, 2 करोड़ 62 लाख लोगों का इलेक्ट्रिफिकेशन, 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाना, यह बहुत बड़ी बात है। इसने देश में एक तरीके से जिन लोगों ने कभी, जिन गांवों ने कभी बिजली नहीं देखी थी, आप कल्पना कीजिए कैसा देश होगा, कैसे गांव होंगे, कैसा प्रदेश होगा
18,000 गांव, और आज वह सब तो उनको बिजली मिली 2.5 करोड़ 2 करोड़ 62 लाख के आसपास हमारे यहाँ सौभाग्य योजना में उनके घरों में बिजली पहुंचाई गई है। उनको नई दृष्टि से नया जीवन मिला है, ये भी याद रखिए। जल जीवन मिशन में 11 करोड़ जिनको पहली बार पाइप से घर तक पानी पहुंचाया गया। मैं जब 1993 में पहली बार एमएलए बना था तो बहनें मेरे पास आती थी, देखो ये 3 किलोमीटर से मैं पहाड़ से नीचे उतर करके एक घैला पानी लेने के लिए आई हूं और अब मैं 3 किलोमीटर चढ़ूंगी, दिन के मेरे 3 घंटे लगते हैं, क्या जीवन जीऊंगी, इस तरीके की बात कहती थी। आज बदलते भारत में मोदी जी के नेतृत्व में 11 करोड़ घरों में हर घर जल, हर घर नल पहुंचाने की योजना बनाई गई। तो इसलिए एक नए उपलब्धियों भरा जो हमारा दशक रहा है, उसमें योजनाओं को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। यहां मैं नारी शक्ति वंदन विधेयक की चर्चा न करूं तो शायद मैं नारी शक्ति के साथ अन्याय करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम 30 साल से, और वो इसलिए नहीं, राजनीतिक कारणों से रोका हुआ था, राजनीतिक कारणों से, फॉर पॉलिटिकल रीजंस 30 सालों से जो विधेयक पास नहीं हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 3 दिन के अंदर वह लोकसभा और राज्यसभा से नारी शक्ति वंदन विधेयक पास। और हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को सदा सदा के लिए समाप्त कर लिया, वह भी हमने देखा। हमने वो भी समय देखा, मैं उस समय युवा मोर्चा का कार्यकर्ता होता था जब 1989 में पालमपुर में अधिवेशन हुआ था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी हिमाचल में, हमारे प्रदेश में, और वहां पास हुआ था कि हम राम मंदिर के बनने के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए प्रयास करेंगे, 1989। और उसके बाद हमने वर्षों नारे लगाए, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हम कहे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारे हमने लगाए। बीच में कुछ लोगों ने उपहास भी किया और कहा राम लला हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, या तिथि कब बताएंगे। तो हमने कहा कि आपको तिथि भी बताएंगे और आप जरूर आएंगे। आप आए नहीं, ये आपके कर्म थे, लेकिन अब 22 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 11 दिन का कठोर अनुष्ठान करने के बाद रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठान किया, वह भी हम सब लोगों ने देखा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। तो आज हम भव्य राम मंदिर और रामलला को विराजमान होते वहां देखते हैं। 22 तारीख को उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और रामलला के इस कार्यक्रम में नहीं सिर्फ कोई गांव, कोई देश, कोई सिर्फ देश या कोई प्रदेश, सारी दुनिया में दीप जले, सारी दुनिया में, और सारे मंदिरों में घंटियां बजी और रामलला का स्वागत किया गया। और यह भी हमारा वैचारिक प्रतिष्ठान जो था उसको हम लोगों ने पूरा किया। इसलिए अगर हम कहें इसके साथ साथ तो हमें खुशी होती है, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे भारत के महान सपूत रहे, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए अपना योगदान किया, उनको भारत रत्न देकर के भी एक बहुत बड़ी पहल करके और भारत रत्न देकर के उनके कार्य को, उनके जीवन को समाज में स्थापित करते हुए उनको एक तरीके से रिकॉग्नाइज करना, उनको इज्जत देते हुए जो ये भारत रत्न का कार्य किया, उसके लिए भी ये राष्ट्रीय परिषद प्रधानमंत्री मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद करती है। और उनको
हमारे भारत रत्न में हमारे वरिष्ठतम नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्होंने पार्टी को पूरी जीवन ताकत लगा करके एक विशालकाय पार्टी बनाने में अपना योगदान किया, यह हम सब लोगों को अच्छी तरीके से याद है। और इसके साथ साथ जो एक लंबा राजनीतिक सार्वजनिक जीवन जिस शुचिता के साथ उन्होंने जिया, वह हम सब के लिए उदाहरण है और उसको भी हमको समझना चाहिए। और भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में भी जो उन्होंने देश की सेवा की, वह भी हम सब लोगों को ध्यान में है। ऐसे वरिष्ठतम नेता को भारत रत्न से नवाजा गया, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। चौधरी चरण सिंह जी, जो किसानों के अधिकारों के लिए सारे जीवन लड़ते रहे, शुचिता का जीवन व्यतीत किया, सादगी का जीवन व्यतीत किया और किसानों के लिए हमेशा आगे खड़े रहे, अग्रसर रहे और किसान भाइयों की आवाज को बुलंद करते रहे, ऐसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न दिया गया। कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए एक साधारण तरीके से जीवन जीते हुए गरीबों की जो लड़ाई लड़ी और उनको उनके 100वें साल के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री जी ने उनको भी भारत रत्न से नवाजा, भारत रत्न दिया, इसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं। सार्वजनिक जीवन में सादगी के साथ कर्पूरी ठाकुर जी ने अपना पूरा योगदान किया और सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए, अति पिछड़ा के लिए उन्होंने पूरा जीवन अपना लगाया। ऐसे महान सपूत को भी प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न से नवाजा। हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे और जिन्होंने विभिन्न जिम्मेवारियों में देश की सेवा की और उनकी विजनरी लीडरशिप, दूरदृष्टि थी, जिसने आर्थिक दृष्टि से एक नए आयाम को आगे बढ़ाया और इसके साथ साथ शिक्षा में और भाषाओं को सार्वजनिक करने की दृष्टि से, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाषाओं को जाने और उसके साथ पढ़ते हुए आगे बढ़े, इस काम को भी उन्होंने बढ़ाने का काम किया और साथ में शिक्षा के लिए काम किया। उनको भी भारत रत्न से नवाजा गया। और हमारे श्री डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी, जिनको हम लोग एक तरीके से फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले, जिन्होंने फूड सिक्योरिटी भारत में लाई और ये जो खाद्य की सुरक्षा का विषय आया, इसको लाने में, यानी इसके लिए भारत को सामर्थ्यवान बनाने में MS स्वामीनाथन का बहुत बड़ा योगदान था। उनको भी भारत रत्न से नवाजा गया। मैं प्रधानमंत्री जी को इस निर्णय लेने के लिए और इन सबको भारत रत्न देने के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं और बधाई देना चाहता हूं। मैं अगर सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करूं तो चंद मिनट या चंद शब्दों में यह करना नामुमकिन है। इसलिए यह बहुत कठिन है कि मैं विकास यात्रा के बारे में कौन सा आयाम छूं और कौन सा आयाम छोड़ दूं। हम आज यहां पर बैठे हैं इस भारत मंडपम में। बहुत से हमारे पुराने लोगों को याद होगा, वो यहां पर आया करते थे। ये प्रगति मैदान के नाम से जाना जाता था। प्रगति नाम की कोई चीज नहीं थी, प्रगति कहीं दिखती नहीं थी। वही 1971 का ढांचा, 1971-72 का ढांचा, जब मैं 11 साल का था तब मैंने प्रगति मैदान देखा था। जब उस समय यहां पर एशिया का फेयर लगा था, 71 फेयर, तब मैं 11 साल का था, तब देखा था वो प्रगति मैदान। और उसके बाद किस टूटी फूटी अवस्था में था। आज यही भारत मंडपम देश का एक गौरवशाली एक चिन्ह बन करके हम सबके सामने है। ये हम सबको देखने को मिलता है। और
उनके प्रगति की तो प्रगति मैदान में आपने देख ली, लेकिन उन्होंने मोदी जी के इस प्रगति को रोकने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कोविड के दौरान कोर्ट में गए, भारत मंडपम के काम को रोकने का प्रयास किया, बाधाएं डाली, अटकाने का काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी अडिग रहे, डिगे नहीं, काम चलता रहा और रिकॉर्ड टाइम पर भारत मंडपम यह बन करके आज हम सबके बीच में है। और हम सब जानते हैं कि इसको रिकॉर्ड टाइम में तो पूर्ण हुआ ही। यह भारत मंडपम एक ऐतिहासिक गौरवशाली विषय का भी इतिहास बना जब G20 से इस भारत मंडपम का श्री गणेश हुआ। G20 के देश के लोग आए, यहां पर एक तरीके से कहा जाए तो एक त्योहार का माहौल था, और उस G20 में जो फैसले लिए गए वो भी आप सबको मालूम है। अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर के साथ जोड़ा गया, एक मत्ता के साथ यूनानिमसली फैसले लिए गए, रिजोल्यूशन पास हुआ, और इसी के साथ साथ सब लोगों ने G20 में एक मत्ता के साथ जो प्रस्ताव पारित किया वो भी हम सबको मालूम है। लेकिन आज हम ये जब भारत मंडपम की बात करते हैं तो यहां आपको जानकर खुशी होगी कि हर दिन कम से कम 4, 5, 6 प्रोग्राम होते रहते हैं, और दिन में यहां कम से कम हर दिन 15,000 से 20,000 लोग इस परिसर के अंदर आते हैं और उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। वह भी हम लोगों ने देखा है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आगे आपको मौका मिले तो यशोभूमि में जाना। वो यशोभूमि इससे भी बड़ा भव्य वो आयोजन हुआ है, वहां पर भी कन्वेंशन सेंटर बना है, और इस तरीके से देश की प्रगति में ये भारत मंडपम और यशोभूमि ने एक अपना स्थान बनाया है, वह भी हम सब लोगों को ध्यान में आता है। मित्रों, देश की आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो एक समय में हम फ्रेजाइल 5 में थे, फ्रेजाइल 5 में। आज हम टॉप 5 में हैं, टॉप 5 में। और मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि 2024 में मोदी जी की सरकार की हैट्रिक लगेगी, थर्ड टर्म आएगा और हम तीसरी आर्थिक शक्ति बनकर तैयार होंगे, यह भी हमको ध्यान रखना है। मित्रों, हमारे कुछ विरोधी पार्टी के लोग बड़े अर्थशास्त्री आजकल बने हुए हैं। ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है। मैं उनको बार बार बोलता हूं, हाँ तुम्हारी ग्रोथ तो नहीं हो रही है तो पक्की बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है और होगी भी नहीं। लेकिन देश की ग्रोथ रेट को अगर देखना हो तो वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, और हमारे IMF ने भी कहा है कि अगर ब्राइट स्पॉट कोई है तो वो भारत है, जिसको हमको ध्यान में रख करके चलने की जरूरत है। और मैं जब आपके सामने ग्रोथ रेट की बात करता हूं तो आप आंकड़े जरा सा ध्यान में रखिएगा। USA का ग्रोथ रेट है 1.5%, जर्मनी का ग्रोथ रेट है 0.9%, चाइना का ग्रोथ रेट है 4.2%, जापान का ग्रोथ रेट है 1%, और भारत का ग्रोथ रेट है 6.3%। अब देखिए, मैं किसी को आंखें तो दे सकता हूं, दृष्टि तो दे नहीं सकता। अब जिनको दृष्टि नहीं है तो वो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे कांग्रेसी भाई जो इस तरीके के बातें करते हैं, मैंने जैसे कहा कि मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल रिपोर्ट जो है उसमें इमर्जिंग मार्केट्स में हिस्टोरिक हाई, ऐतिहासिक हाई जो है वो 18.2% भारत का है। यह बात हमारे मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट में कही गई है। अगर मैं नेशनल हाईवेज की बात करूं तो 1,40,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं, और ये 60% पिछली सरकार से ज्यादा बने हैं। उसी तरीके से नेशनल हाईवे
में 2.5 गुना, जो 4 लेन बनी है वो 2.5 गुना बनी है। मेट्रोज पहले 5 सिटी में हुआ करती थी, आज 20 सिटी में 20 शहरों में मेट्रो दौड़ रही है। यह परिस्थिति हुई है। एयरपोर्ट हमारे 74 होते थे, आज 149। अब बहुत जल्दी प्रधानमंत्री मोदी जी का अगले विजिट में 150 एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो जाएंगे। और वो भी, और सबसे बड़ी बात है कि भारत के विकास के लिए ग्रामीण सड़क, आपको जानकर खुशी होगी, 3,75,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनी है। 3,75,000। ऑप्टिकल फाइबर 2 लाख पंचायतों में उसको कनेक्ट कर दिया गया है। 1300 नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। 1 साल का इंतजार करना, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में अंतर नहीं समझ में आएगा, ऐसे हमारे रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। 1300 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। आज हम मोबाइल में सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गए हैं। 97% मोबाइल अब भारत में बन रहे हैं। एप्पल भी अब मेड इन इंडिया लिखा हुआ आ रहा है। ऑटोमोबाइल में हम तीसरी लार्जेस्ट मार्केट बन गए। डिफेंस के एक्सपोर्ट में हम ऑल टाइम हाई हैं। 16,000 करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 15 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन गए हैं। 315 मेडिकल कॉलेजेस बन गए हैं। 7 नए IITs बने हैं। 7 नए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बने हैं। 16 नए ट्रिपल IITs बनी हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों का, SC भाइयों का हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट 44% हो गया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और हमारे अनुसूचित जनजाति भाइयों का हायर शिक्षा में 65% एनरोलमेंट बढ़ा है, हुआ है, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और OBC का 44% हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट हुआ है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये जैम के माध्यम से, ट्रिनिटी के माध्यम से भ्रष्टाचार को समाप्त किया गया। 3 लाख करोड़ रुपए आज दिन तक गरीबों के खाते में ट्रांसफर हुए। 10 करोड़ फेक बेनिफिशियरीज को इसमें से हटाया गया और लगभग 2 करोड़ 45 लाख करोड़ रुपए जो लीकेज थी उसको भी रोकने का काम हुआ, वह भी उसको आगे बढ़ाया गया। महिलाओं की भागीदारी की दृष्टि से सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 करोड़ महिलाओं को जोड़ा गया और अभी 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के निर्णय को आगे हम बढ़ा रहे हैं, उसको भी हम पूरा करने का प्रयास हो रहा है। मुद्रा योजना में महिलाओं को स्वरोजगार योजना के साथ जोड़ने का काम किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो भारत आत्मनिर्भर बने और विश्व मित्र के दृष्टि से हम आगे बढ़े, ग्लोबल साउथ की हम आवाज बने। और इसके साथ साथ कोविड वैक्सीन यानी वैक्सीन मैत्री के तहत 30 करोड़ डोजेज हमने लगभग 100 देशों में वैक्सीन पहुंचाने का काम किया और उनके विपदा में हम खड़े रहे। ये आज हमारी स्थिति बनी है। हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक बात स्थापित कर दी कि देश का इंटरेस्ट हम हमेशा ध्यान में रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ विश्व बंधुत्व को भी साथ लेकर के चलेंगे और विश्व को भी साथ लेकर के चलेंगे। इस संदेश को हमने देने का प्रयास किया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के दृष्टि से जिसकी नींव प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी, वो भी हम सबके सामने है। G20 के प्रेसिडेंसी में मैंने पहले बताया कि हमने यूनानिमस रेजोल्यूशन भी पास किया और मिडिल ईस्ट, भारत और मिडिल ईस्ट का जो यूरोप का कॉरिडोर है उसको बनाने की भी सहमति बनाई गई। यह भी काम उस G20 की बैठक में हुआ। और इसके साथ साथ हमारे अफ्रीकन उसको साउथ अफ्रीका के को परमानेंट मेंबर देने का अफ्रीकन यूनियन को, वो भी हम लोगों ने इस काम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सफलतापूर्वक पूरा किया है। मित्रों, विषय बहुत हैं बोलने को और मुद्दे भी बहुत हैं। मैंने कहा कि चंद शब्दों में उपलब्धियां नहीं बताई जा सकती, लेकिन आज अगर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग को रखा और 175 देशों ने यूनानिमसली उसको अडॉप्ट किया, तो आज 21 जून योग दिवस दुनिया में स्थापित हो गया। यह भी हम सबको मालूम है। अगर हम ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को याद करें तो उसका भी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में उसको कह करके पूरा किया है। जहां तक रेस्क्यू ऑपरेशंस का सवाल है, वंदे भारत मिशन हो,
कोविड में सभी लोगों को वापस घर लाने का सवाल हो, ऑपरेशन दोस्त हो, सीरिया से लोगों को लाने का सवाल हो, या फिर ऑपरेशन गंगा हो जिसमें यूक्रेन से लोगों को लाने का सवाल हो, सभी में सफलता हम सबको मिली है और मोदी जी ने इसमें बढ़ चढ़ करके पहल ली और उस पहल के कारण ये हो पाया है। मंगलयान से चंद्रयान ये संभव हुआ तो इसी दशक में हुआ है। सॉफ्ट लैंडिंग अगर चंद्रयान की अगर साउथ पोल में हुई तो वह भी दृश्य हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। हमने आदित्य L1 का सफल प्रयास वो भी हम लोगों ने देखा है। तो हमने धरती पर, दुनिया में और अंतरिक्ष में भी एक विशेष स्थान बनाया है, यह भी हम सबको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मैं इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि पार्टी ने भी पिछले 10 सालों में बहुत तीव्र गति से काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में पार्टी ने, जैसा मैंने कहा, एक विस्तार रूप लिया। उसी विस्तार रूप को हम सब लोग आगे बढ़ाते हुए और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज मुझे खुशी है 18 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी, जिसमें राष्ट्र के संगठन से लेकर बूथ में, और बूथ में 8,74,000 बूथ पर हमारी बूथ समिति और बूथ का अध्यक्ष होना, यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। इसलिए वी आर ए कैडर बेस्ड पार्टी, वी आर द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, और बूथ तक के साथ साथ लाखों कार्यकर्ता हमारे जुड़े हैं, यह हमारी स्थिति है। लोकसभा में हम सबसे बड़ी पार्टी, राज्यसभा में हम सबसे बड़ी पार्टी, हमारे विधायक आज 1500 के आसपास हमारे विधायक चुन करके आए हैं। हमारे लगभग 170 MLCs हैं। जैसा मैंने कहा कि हमारे मेयर्स 93 हैं और हमारे डिप्टी मेयर्स मिला ले तो हम 163 से ज़्यादा हैं। म्यूनिसिपल चेयरमैन हमारे 539 हैं। जिला परिषद के अध्यक्ष हमारे 297 हैं। नगर पंचायत के अध्यक्ष हमारे 1000 के आसपास हैं। और उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक हर जगह है तो कमल है। पैन इंडिया पार्टी बनी है तो भारतीय जनता पार्टी बनी है। लोग हमसे चर्चा करते हैं कि आप साउथ में नहीं हैं। मैं आपके रिकॉर्ड सामने रखना चाहता हूं, साउथ में भी कांग्रेस के 28 MP हैं और भारतीय जनता पार्टी के 29 MP हैं, ये भी आप याद रखिए। साउथ में भी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के 8 सीटें हैं और कांग्रेस की 7 सीटें हैं, ये भी हमको ध्यान में रहे। अगर हम बात करें, आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। जब कोविड आया, लॉकडाउन लगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को फ्रंट से लीड किया। एक ऐसा समय था जो हम लोगों ने कभी देखा नहीं था, जिसके बारे में हमको कोई तजुर्बा नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुलंदी के साथ देश को फ्रंट से लीड किया और पहले कहा जान है तो जहान है। लॉकडाउन लगाया, देश को तैयार किया। जब देश तैयार हो गया तो प्रधानमंत्री जी ने कहा जान भी है और जहान भी है, आगे बढ़ चलो। इस तरीके से नेतृत्व किया। और उस समय जो लोग उपहास उड़ाया करते थे, ताली बजाओ थाली बजाओ, उन्होंने नहीं बजाई, लेकिन सारे देश ने ताली भी बजाई, थाली भी बजाई, दिया भी जलाया और देश मोदी जी के साथ खड़ा हुआ, वो हम सब ने देखा। ऐसे समय में मोदी जी ने पार्टी से आह्वान किया, आपने ही वो नाम रखा, सेवा ही संगठन है। संगठन किस लिए है? विपत्ति काल में काम करने के लिए, सेवा के लिए। और मुझे खुशी है मित्रों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप सभी कार्यकर्ताओं को मैं 1000 बार साधुवाद करता हूं। आप लोगों ने अपने जान की परवाह बगैर किए हुए दिन रात काम किया और कोविड में आप निकल पड़े और आपने करोड़ों के हिसाब से मास्क बांटे, आपने लाखों के हिसाब से सैनिटाइजर्स बांटा, आपने लाखों के हिसाब से फूड का राशन बांटा, आपने लाखों के हिसाब से फूड के किट्स बांटे, भोजन पहुंचाया, आपने हजारों के माध्यम बुजुर्गों को दवाई पहुंचाने का भी काम किया। ये कार्यकर्ता ने अपने जान की चिंता नहीं की। उनको इसी दौरान एक बार नहीं 2-2 बार कोरोना हुआ, फिर भी वो डटे रहे और मैदान में काम करते रहे। ये सेवा ही संगठन है, ये हमने उस समय समझा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आदरणीय मोदी जी की सूझबूझ से उस समय जो पार्टी को दिशा मिली, उसके माध्यम से हम सब उस काम को आगे बढ़ा सके। महाजनसंपर्क अभियान आपने किया, गांव चलो अभियान आपने बहुत सफल किया, बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम आपने बहुत अच्छा किया।
उसी तरीके से आपने प्रशिक्षण का काम बहुत अच्छे तरीके से किया। मुझे खुशी है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि में 53,515 हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, जिसमें हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, जिला परिषद के सदस्य, बीडीसी के सदस्य, बीडीसी के चेयरमैन और इसी तरीके से नगर पंचायत के अध्यक्ष, इन सबकी ट्रेनिंग अभ्यास वर्ग का काम कोई राजनीतिक दल आज दिन तक नहीं कर पाई है। इसको किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, यह भी हम आपके सामने बताना चाहते हैं। मेरी माटी मेरा देश जो सरकार का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को भी बखूबी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगभग 3 लाख गांव तक पहुंच करके और वहां पर मिट्टी को कलश में लेकर, भारत मां की मिट्टी को कलश में लेकर वो दिल्ली लाने का उन्होंने काम किया। और 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उसका जो उद्यान बना है उसमें उस मिट्टी को डाला भी गया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का हम सबको संबोधन मिला। यह भी मेरा माटी मेरा देश, इसको भी हम लोगों ने बखूबी इसको पूरा किया है। उसी तरीके से बस्ती संपर्क का कार्यक्रम विशेष करके हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा ने किया, लेकिन सारी पार्टी उसमें लगी और उसको भी पूरी ताकत से उसको पूरा करने का काम किया है। उसी तरीके से बस्ती संपर्क के साथ साथ बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम, जैसा मैंने कहा, उसको भी पूरा करने का काम किया। आज हम 8,40,000 से ज़्यादा बूथों पर हम पहुंच चुके हैं और दिन वो दूर नहीं है जब हम 10 लाख से ज़्यादा बूथों पर अपने काम को पहुंचाएंगे। आप लोगों की ताकत पर इस काम को हम पूरा करने वाले हैं। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। नव मतदाता सम्मेलन हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 32 लाख लोगों को देश को संबोधित, 32 लाख हमारे 18 वर्ष से जो पहली बार मतदाता हैं उनको एड्रेस किया, संबोधित किया। और इसके साथ साथ उन्होंने पूरे देश में लगभग 52 लाख लोगों का पंजीकरण हुआ, विद्यार्थियों का पंजीकरण हुआ और इसको युवा मोर्चा ने बखूबी इस कार्यक्रम को पूरा किया है। ऐसे विशेष कार्यक्रम बहुतायत रूप में किए गए और उनको पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाया गया। एक कार्यक्रम नो बीजेपी के तहत, जो KNOW नो बीजेपी में विदेश से भी हमारे लगभग 60 से ज़्यादा राजदूत आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आ चुके हैं और उन्होंने आकर के भारतीय जनता पार्टी को समझने का प्रयास किया है। ये हम लोगों ने देखा है। 8 देशों से राजनीतिक दल के डेलीगेशन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को समझने के लिए आज बीजेपी के कार्य को जानने के लिए आए हैं। ये भी हमने देखा है। और इसके साथ साथ चाहे किसी देश के फॉरेन मिनिस्टर हों, चाहे नेपाल के प्रधानमंत्री हों, इनका भी आगमन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हुआ है। इसलिए बहुआयामी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। मित्रों, मैंने शुरू में आपसे कहा कि हमने पीछे भी जीत देखी है और हमने आगे भी जीत देखनी है। हम सब लोग यहाँ से आज उत्साह हम सब के मन में है, हम उत्साहित हैं, लेकिन उत्साह के साथ साथ प्रफुल्लित भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको चेतन अवस्था में रहते हुए पूरी ताकत के साथ 370 पार करना है और एनडीए को 400 लाना है। उसके तरफ हमको आगे बढ़ना है। 370 हमको पार करना है और इसके लिए हर बूथ पर पूरी ताकत से जुटना है। ये हमारे सामने जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात एक करते हैं, मुझे पूरा भरोसा है आप पर, पूरा विश्वास है। आप पूरी ताकत से लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में 3rd टर्म पे हैट्रिक भी करेगी और रिकॉर्ड भी तोड़ करके आगे बढ़ेगी। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।